जय हिंद दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त कन्हैया जी। मैं आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आ गया हूं कक्षा 10वीं साइंस के रजीव क्वेश्चन बैंक के अध्याय 1 से लेकर 5 तक के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। अर्थात जो भी स्टूडेंट कक्षा 10 में पढ़ता है उसके साइंस के बुक से चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सबको प्रश्न को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन बैंक से मिल रहे होंगे, चाहे वो विद्या की हो, चाहे राजीव की हो, चाहे अवतार की, सभी से मिल रहे होंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है एक ही होता है, बट उसकी जो टाइमिंग होती है, उसकी जो पोजीशन होती है अलग अलग होती है। बस आप यदि इस वीडियो देख लेंगे तो 1 से लेकर 5 तक चैप्टर के सही महत्वपूर्ण आपके बहुविकल्पिक प्रश्न जो एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज जो आते हैं, सभी क्या है आपके क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। हमको बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, हमको अपक्रिया दी गई है 2PbO कार्बन के साथ अपक्रिया करता है तो Pb और CO2 बनता है। आप इस 2 और 2 को ध्यान मत दीजिए तो भी सही रहेगा आपका, क्योंकि A बैलेंस करने पर आई है, जो कि आपको पता ही होगा। A क्या लिखा है, PbO कार्बन से अपक्रिया करके Pb बनाता है और CO2 बनाता है। हमको 4 ऑप्शन दिए गए गाइस। पहला ऑप्शन दिया गया कि शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, अपचयित यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया ऑप्शन हमको दिया है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। क्या उपचयित हो रहा है, इसमें अपचयित और उपचयित को ध्यान दीजिएगा। सी नंबर कार्बन उपचयित हो रहा है। डी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। इसमें उपचयित अपचयित आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तुरंत बता रहा हूँ गाइस। तो इसमें देखिए उपचयित है, उपचयित मतलब होता है O2 का, देखिए O2 है, ये ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयित जहाँ होगा उसमें ऑक्सीजन का जुड़ रही होगी। इधर जैसे मान लीजिए अपकारक है, इधर उत्पाद है, ये उसकी जो क्या है रेखा है, तो जो यहाँ पर अभिकारक होगा उत्पाद की ओर जाएगा तो इसमें ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, यह हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा। ऑक्सीजन का या तो योग हो जाएगा या तो हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा। इसी प्रकार अपचयित है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का योग त्याग हो जाता है। इधर जब जाएगा या इधर से इधर जाएगा तो ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा। और इधर से इधर जाएगा या तो इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है उपचयित और अपचयित है। आप इसको समझ गए होंगे, हम इसे इरेज कर रहे हैं गाइस। समझ लीजिए कि उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन का त्याग, और उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन का त्याग और H2 का योग, यानी हाइड्रोजन का योग। तो इस सब क्रिया में देखिए PbO इधर जब जा रहा है केवल Pb बचता है, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी यहाँ पर कम हो गई, तो PbO जो था इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग हो गया। और इसी प्रकार देखिए C जो था इधर गया, क्या CO2 हो गया, यानी ऑक्सीजन का योग हो गया। तो C जो हो गया ऑक्सीजन का क्या हो गया, योग हो गया गाइस। और देखिए यहाँ पर Pb, देखिए Pb इधर जब आया, Pb जब इधर आया तो इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया। जो Pb है हमारा, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया। और देखिए CO2 जब इधर था, इधर जब आया केवल C बचा। क्या बचा, केवल C बचा, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। जो CO2 था हमारा, इसमें केवल ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया था, त्याग हो गया। तो यहाँ पर समझिएगा, देखिए PbO जो था इसमें ऑक्सीजन का क्या त्याग हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, त्याग हुआ। जब ऑक्सीजन का त्याग होता है, मैंने बताया था क्या होता है, अपचयित होता है। क्या होता है, अपचयित होता है। तो इसे केवल हम अप लिखते हैं, अपचयित होता है। और देखिए कार्बन जो था इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है। क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयित होता है, केवल उप लिखते हैं हम। Pb जो है उसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है। क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ है।
जब ऑक्सीजन का योग होता है तो हमने बोला था कि उपचयित होती है, तो ये भी उपचयित हो जाएगा। CO2 है, इसमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है तो हमने बोला था कि अपचयित हो जाती है। तो इसी में फंसाया है क्वेश्चन। इसी में क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि शीशा अपचयित हो रहा है। देखते हैं शीशा क्या हो रहा है, शीशा क्या है, Pb है, बोल रहा है अपचयित हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उपचयित हो रहा है, तो क्या है, ये वाला गलत है। क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। और देखिए दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है उपचयित हो रहा है। CO2 देखते हैं, CO2 जो है क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा उपचयित, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है हमने, अपचयित हो रहा है। तो क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और देखिए सी ऑप्शन पढ़ते हैं, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। देखिए उपचयित हो रहा है ना गाइस, ये क्या है, सही है हमारा। लेकिन अभी इसको पढ़िएगा। और देखिए चौथा ऑप्शन है हमको लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड PbO जो है क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो अपचयित हो रहा है, हाँ ये भी सही है। तो इसमें हमको बताना था कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य क्या था, ए वाला असत्य था और ए वाला असत्य था। तो हमको केवल 2 ही ऑप्शन मिले जो कि असत्य था। तो देखते हैं A और B मिला, क्या मिला, A व B मिला है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या मिलता है। ऑप्शन में मिल रहा है A व B, A व B हमको सही मिले हैं, तो यही सही हो जाएगा और इसे क्या है, गलत हो जाएंगी। तो इस वाला जो क्वेश्चन है, यानी पहला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या सही हो जाएगा, शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। हमको गलत ही पूछा था, इसलिए पहला क्या है, सही हो जाएगा। तो आपको पहला क्वेश्चन जो है एकदम बारीकी समझ में आ गया होगा, जो कि NCERT गाइस, जितने भी NCERT क्वेश्चन है उन सबको आपको पक्के करके जाना है। इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन बोले तो है हमारा NH4Cl, ये टूट जा रहा है। NH4++ यानी यहाँ पर जमा बोल सकते हैं, क्लोरीन माइनस, अब क्रिया है। तो हमको बताना है कि ये जो NH4+ है, NH4Cl जो है, अमोनियम क्लोराइड जो है NH4+ और क्लोरीन माइनस में टूट जाता है। हमको बताना है कौन सी अपक्रिया है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये क्या है, आयन है। क्या है गाइस, ये है हमारे आयन। जब कोई पदार्थ आयन में टूटता है तो उसे बोलते हैं आयनिक वियोजन। जब कोई पदार्थ आयन में टूटता है उसे बोलते हैं आयनिक वियोजन। तो आप इसका आंसर लगा लिए आयनिक वियोजन। दूसरे का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा आयनिक वियोजन। क्या हो जाएगा, आयनिक वियोजन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं आयन के विनिमय द्वारा। यहाँ पर समझिएगा, जो यहाँ पर लिखा है आयन के विनिमय द्वारा जब कोई पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है उभय अपघटन। क्या नाम है, उभय अपघटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर, उभय अपघटन सही हो जाएगा। जब कोई पदार्थ या जब कोई अपक्रिया आयनों के विनिमय से बनती है तो उसे बोलते हैं उभय अपघटन, या इसका अगला नाम है या दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। अपचयन मतलब समझ रहे हैं, अपचयन मतलब है कि ऑक्सीजन जो है आपका त्याग होगी, ऑक्सीजन का त्याग होगा और जो हमारा H2 होगी उसका योग होगा, यानी हाइड्रोजन का क्या होगा, योग होगा। हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, योग होगा, ऑक्सीजन गैस का त्याग होगा। तो देखिए यहाँ पर बताना है अपचयन, तो इसमें ऑक्सीजन का देखते हैं त्याग किस में हो रहा है। देखिए MnO2 है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर O था, यहाँ पर जब इधर गया Mn तो यहाँ पर O नहीं है गाइस। देखिए यहाँ पर केवल Mn है, यहाँ पर MnO2 है, तो यहाँ पर O नहीं है, तो इसमें ऑक्सीजन का त्याग हुआ। इतने में पूरे में क्या था, इतने MnO2 में क्या हो गया, ऑक्सीजन का त्याग हुआ। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि अपचयन इसमें ही हुआ है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है कि MnO2, ये क्या है, सही हो जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। इसका एकदम सटीक देखिए गाइस 2020 में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसलिए इस क्वेश्चन को पक्का करके जाइएगा गाइस। इसका जो आंसर होगा उसको आप रट लीजिएगा AgCl। AgCl इसका अगर नाम पूछें तो सिल्वर क्लोराइड होता है। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है। अपघटन, यहाँ पर समझिए अपघटन का मतलब होता है, मान लीजिए एक कोई पदार्थ है, यह क्या है? टूट जाता है। B + C + D कितने में भी टूट जाए, चाहे B C D, यानी कोई एक पदार्थ होगा जो कि 2 या 3 या इससे भी अधिक पदार्थों में टूट जाता है। देखते हैं हम। देखिए एक ये था, एक पदार्थ था, इसमें 2 पदार्थ में टूट गया। ये 2 पदार्थ था, 2 ही बना। यहाँ पर 2 पदार्थ थे, 2 बना, और 2 पदार्थ थे, 1 बना। तो हमने बोला कि एक पदार्थ कोई होगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो था कि एक पदार्थ है या 2 पदार्थों में टूट गया, तो हमारा अपघटन अपक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अब ये अपघटन का हो गया। तो और सब केस के हैं हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर रहा है। देखिए जिंक जो है इसको हटाकर इसकी जगह ले रहा है। ये देखिए, तो जब कोई विस्थापित कर देता है तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसी प्रकार देखें जो सी ऑप्शन है, इसमें भी देखिए Mg जो है इसको क्या रहा है? हाइड्रोजन का विस्थापित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? MgCl हो गया, यानी विस्थापित कर देते। ये भी प्रतिस्थापन या अपघटन। और थर्ड हमारा जो है 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। ए मान लीजिए AB मिलकर C बना रहे हैं, तो इस अपक्रिया को बोलते हैं हम योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह इस क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा, क्योंकि अपघटन अपक्रिया है। और B विस्थापन, C विस्थापन, D जो होगी योगात्मक या संयोजन अपक्रिया होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनना। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना वह हमारा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। कैसे? समझिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? जब कोई एक पदार्थ बनता है, मान लीजिए कोई ए पदार्थ है, इससे हमने क्या बना लिया है? मान लीजिए B पदार्थ बना लिया है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ए जो पदार्थ है B तो बना लिया, लेकिन B जो है ए नहीं बना पाता। और भौतिक में क्या होता है? ए B बना लिया, ए ने B तो बना लिया और B भी ए बना लेता है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? ए जो है B बना लेता है, लेकिन B जो है ए नहीं बना पाता, अर्थात वह पुनः अपनी अवस्था में, अर्थात पुरानी वाली अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए क्या है? यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता गाइस। दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से दूध नहीं बनता है। इसलिए क्या है? इसमें B रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है द्विविस्थापन विस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन विस्थापन अपक्रिया का होता है जिसमें आयनों के विनिमय से यौगिक बनते हैं, उन अपक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो देखिए आयन किसमें ज़्यादा हैं? देखिए जो द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है? जितनी बड़ी अपक्रिया होगी वही द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, जितनी बड़ी अपक्रिया, सबसे बड़ी देखिए ए बड़ी नहीं, सबसे ए भी नहीं सबसे बड़ी, ए भी नहीं सबसे बड़ी क्या है? C नंबर सबसे बड़ी है। तो ये वाली सबसे बड़ी है द्विविस्थापन अपक्रिया। आप टिक लगा दीजिए। ऐसे नहीं, आपको ट्रिक नहीं पसंद तो आप समझिए कैसे है, इसको समझिए, पूरा एकदम बारीकी समझाएंगे आप सभी लोगों को। समझिए, देखिए ये यहाँ पर Ag है, यहाँ पर Na है, यहाँ पर NO3 है, यहाँ पर Cl है। तो देखिए एकदम ध्यान से समझिए गाइस, यहाँ पर Ag जो है और NO3 जो है, यहाँ पर जो Ag है ए क्या होता है? प्लस होता है, और जो NO3 है ये माइनस होता है, और जो यहाँ पर Na है यहाँ पर क्या होता है? प्लस होता है, और जो Cl होता है ये माइनस होता है। तो जो प्लस वाला है वो माइनस को ढूंढेगा, यानी प्लस वाला माइनस से, प्लस वाला ये है माइनस वाला ये है, तो प्लस वाला माइनस से क्रिया करेगा तो AgCl बनेगा, और जो NO3 है वो Na से क्रिया करेगा, तो जो प्लस वाला माइनस से क्रिया करेगा तो प्लस वाला माइनस क्रिया करेगा। देखिए यहाँ पर आयन है, इनके विनिमय हो गया है,
ये इसका साथी था, इसका साथी था, लेकिन ये अब इसके साथ हो गया, अब इसके साथ हो गया, तो क्या है, आयन का विनिमय होगा। तो क्या हो गया, आयनों के विनिमय से जो यौगिक बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं और उनमें जो अपक्रिया होती है उन्हें बोलते हैं द्रव्य विस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जब मैग्नीशियम रिबन का सूत्र होता है Mg। क्या होता है, Mg को जलाया जाता है, जब बर्न किया जाता है तो उत्पन्न गैस की लौ होती है। हमको जो उत्पन्न होती है गैस या उत्पन्न आग जो होती है उसकी लौ कैसी होती है, तो उसकी लौ आप जानते होंगे, चमकदार श्वेत होती है। क्या होती है, चमकदार श्वेत होती है। अगर इसकी अपक्रिया लिखें तो Mg जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो MgO बना लेता है। क्या बनाता है, MgO। अगर इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, आपका बैलेंस हो जाएगा MgO। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी लेयर चढ़ जाती है और आपके क्वेश्चन में जो है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। तो उसका एक ही कारण है कि जो मैग्नीशियम है और सोडियम है और पोटेशियम है और लिथियम है, ये सभी क्या बहुत ही सक्रिय धातु होती हैं। इसलिए ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। तो इसी प्रकार मैग्नीशियम भी क्रिया करके ऑक्साइड बना देती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जो कि यह जो परत होती है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत इस मैग्नीशियम धातु के ऊपर चढ़ जाती है। मैग्नीशियम जब धातु के ऊपर चढ़ेगी तो इसे जलने से अवरोधक उत्पन्न करेगी, यानी प्रतिरोधक उत्पन्न करेगी। इसलिए इसको जलाने से पहले हम इसे साफ करते हैं। मान लीजिए हम साफ कर रहे हैं, जलाने से पहले इसको साफ कर लेंगे तो इसे जला देंगे हम। ये देखिए हमने साफ कर लिया है मैग्नीशियम को, अब इसे जलाएंगे तो यही अब क्रिया हमारी हो जाएगी। तो अगला हम क्वेश्चन देखें तो चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं। देखिए चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ने की अपक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। और इसी प्रकार आ सकता है कि तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ने की अपक्रिया को क्या कहते हैं, इसी बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण समझ रहे हैं। संक्षारण का मतलब होता है वस्तुओं का क्षय होना, बेसिकली धातुओं का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। धातुओं का क्षय होना, क्षय मतलब खत्म होना या चुकना। धातुओं का क्षय होना क्या कहलाता है, धातुओं का क्षय होना है संक्षारण कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका संक्षारण हो जाएगा। और इसके कारण क्या होता है, चांदी के ऊपर काली परत आ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। देखिए आलू चिप्स की थैली जो आती है जिसे आप बोलते हैं चिप्स, क्या बोलते हैं, चिप्स, जो कि बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का उनका फेवरेट होता है, चिप्स बोलते हैं बच्चे। तो मेरा भी फेवरेट वही है, चिप्स ही है। तो जो चिप्स होता है वो देखते हैं फूली फूली रहती है। क्या कहें, फूली फूली रहती है, अर्थात उसमें गैस भरी रहती है। तो बोले तो किस गैस भरी रहती है, कौन सी गैस भरी रहती है गाइस। आप जानते होंगे कि नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखें तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अपक्रिया है। अगर आप गांव के होंगे, यानी गांव में रह रहे होंगे, तो आप देखते हैं कि जो साग सब्जियों का ढेर है एक जगह इकट्ठा किया जाता है। चाहे आप गड्ढा बनाकर करते हो या आप एक जगह इकट्ठा रखते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वह क्या होता है, विघटित होकर कंपोस्ट बन जाता है। विघटित मतलब उसमें जीवाणु जो हैं क्रिया कर लेते हैं और सड़ा गला देते हैं और क्या बनाते हैं, कंपोस्ट यानी खाद बना देते हैं। क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं। तो किस अपक्रिया का उदाहरण है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा खोदेंगे, बस थोड़ा सा, जिस मान लीजिए ढेर है तो इसको थोड़ा सा एकदम खून देना है, खुरपा से आप उसमें हाथ डालिएगा
तो आप जब हाथ डालेंगे इस छेद में तो आपको गर्मी महसूस होगी। क्या गर्मी महसूस होगी? तो जब गर्मी महसूस होती है आपको अर्थात उसमें ऊष्मा जो है, अर्थात ऊर्जा या ऊष्मा जो बोले हम, ऊष्मा क्या है, निकल रही है। तो उस अपक्रिया को बोलते हैं, जिस अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अपक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा छेपी। इसलिए इसका जो आंसर सही होगा ऊष्मा छेपी आएगा। क्या होगा? ऊष्मा छेपी। अगर ऊष्मा शोषी की बात करें तो ऊष्मा शोषी का अर्थ होता है जिसमें ऊष्मा का देना पड़े, उस अपक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़े, यानी ऊष्मा का देना पड़े, ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें। और उभयगामी जानते हैं आप, प्रतिस्थापन जानते हैं आप, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊष्मा छेपी होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, इसको आप एकदम रट कर जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि Fe2O3 Al से क्रिया करता है तो AlO3 और Fe बनाता है। तो एकदम ध्यान दीजिएगा, देखिए जो यहाँ पर Fe था, यानी इसमें Fe था और O था, और यहाँ पर केवल Al था, तो ए वाला जो है Fe का स्थान ले लिया है। देखिए Fe की जगह Fe था, Al हो गया, तो जो स्थान बदल जाता है, अति प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है, तो उस अपक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। तो डी आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा, डी नंबर जो है आपका एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है इसमें जो एल्युमिनियम है वह लोहा को क्या है, विस्थापित कर दे रहा है, तो क्या हो जाएगी, विस्थापन अपक्रिया। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, जब मैं 10 में पढ़ रहा था ना, जानते हैं कि मेरा 96 आया था साइंस में, जब मैं पढ़ रहा था ये वाला क्वेश्चन आया था, तो मैं थोड़ा सा देखा, तुरंत ही डायरेक्ट लगा दिए विस्थापन अपक्रिया। तो आप भी जस्ट को देखिएगा, तुरंत लगाइएगा गाइस, तुरंत विस्थापन अपक्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अपक्रिया का मुख्य गुण है। जो प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है वह होती है हमारी पैराफिन में। किसमें होती है? पैराफिन में। किसमें होती है गाइस? पैराफिन में। आप जानते हैं, इसको रट लीजिएगा, पैराफिन में होती है प्रतिस्थापन अपक्रिया। अगला है लोहे पर जंग लगना। किस प्रकार की क्रिया है? लोहे पर जंग लगना। जो लोहा होता है इसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, Fe2O3 बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, तो उसी बोलते हैं जंग। और जल भी आ जाती है, H2O भी आ जाती है, यक्स मात्रा या कुछ भी मात्रा में आ जाती है जल, तो उसे बोलते हैं जब ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, तो उस अपक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। तो हमारा जो ए नंबर होगा वो राइट हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तनु अम्ल के साथ कौन सा जो है वो हाइड्रोजन गैस निकालेगा? तो आप पढ़े होंगे सक्रियता श्रेणी। क्या पढ़े होंगे? सक्रियता श्रेणी। तो जो बीच पर हाइड्रोजन होता है, नीचे कुछ होते हैं, ऊपर कुछ होते हैं, तो जो नीचे वाले होंगे वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, जो ऊपर वाले होते हैं हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। हमारा क्लोरीन है, तांबा है, सल्फर है, जिंक है। देखिए जिंक जो होता है एकदम ऊपर ही होता है, और क्लोरीन जो होता है लगभग नीचे ही होता है, तांबा भी नीचे ही होता है, और सल्फर भी नीचे ही होता है। तो हमारा जो जिंक होता है एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिंक। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। देखिए जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण ये मिलाते हैं, विरंजक चूर्ण। क्या मिलाते हैं? विरंजक चूर्ण। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण मिलाते हैं। आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। 2020 में आएगा, ये भी 2020 में आया है। तो जितने भी 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका मैं इसी वीडियो में बताऊंगा गाइस। 1 से लेकर 5 तक जितने भी चैप्टर हैं आपके
उन सबको मैं क्या बताऊंगा आप सभी को। सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या महत्वपूर्ण नहीं है, समझने लॉजिक लगाने लायक, उन सबको बताऊंगा। तो इसमें क्या डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो पूर्णतः पानी में H+ आयन देते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो देखिए HCl, HNO3, H2SO4, 3 अम्ल को याद रखिएगा। जो 3 अम्ल होते हैं HCl और HNO3 और H2SO4, ये क्या होते हैं? ये हमारे होते प्रबल अम्ल या सबल अम्ल, प्रबल या प्रबल अम्ल, प्रबल या सबल अम्ल होते हैं। कौन? HCl, HNO3, H2SO4। हमको बताया दुर्बल अम्ल, तो HCN हाइड्रोसाइन है, ये क्या होता है? HCN होता है दुर्बल अम्ल। तो आप दुर्बल अम्ल को ध्यान रखिएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? प्रबल अम्ल के H+ आयनों का अधिक होता है। क्या? H+ आयनों का अधिक होता है। ये भी ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को, किसको? लाल लिटमस को, लाल को किसमें बदलता है? नीला में कर देता है। कोई विलयन जो है लाल को नीला में कर देता है, इसका pH संभवता है, तो इसका pH होता है 10। क्यों 10 होता है समझिएगा। जो लाल होता है, जो विलयन लाल नीला कर देता है, उसे हम बोलते हैं क्षार। उसे क्या बोलते हैं? क्षार या क्षारक बोलते हैं, या बोलते हैं क्षारक। क्षारक का जो pH मान होता है 7 से लेकर 14 के बीच होता है। तो 7 से लेकर 14 तक में 10 है और कुछ भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि यह लाल को नीला बदल दे रहा है। अगला जो क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। इसका जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों के समझ में नहीं आता और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं रखा हूँ। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, उसका जो विलयन होता है वह अम्लीय होता है। क्यों अम्लीय होता है समझिएगा। SO2, इसको जब आप H2O में डालेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? H2SO3 मिलेगा। क्या मिलेगा? H2SO3 मिलेगा। ये क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। अम्ल आ गया, क्या आ गया? अम्ल आ गया, तो अम्लीय होगा, इसलिए ए नंबर क्या होगा? अम्लीय होगा। आप पढ़े हैं कि अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, तो जल में आपको इसको घोलेंगे तब तो मिलेगा आपको। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसको और तोड़ेंगे तो आपको H+ आयन मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ए वाला, बी नंबर, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। ये क्या होता है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। इसका जो रासायनिक सूत्र दूसरा चैप्टर आप पढ़े हैं अम्ल क्षारक और लवण वाला, उसको आप एकदम फिक्स करके जाइएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से लगभग 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 10 से 15 नंबर के सबसे ज़्यादा इसी तरह पूछा जाता है। बनाने की विधि, सूत्र और उसका उपयोग आता है बहुत बार। उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। उदासीनीकरण अपक्रिया जो होती है अम्ल और क्षार के बीच होती है, अम्ल और क्षार के बीच। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा इसमें का। एक अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। मेथिल ऑरेंज का रंग जो होता है अम्लीय विलयन में, मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है अम्लीय विलयन में होता है लाल। क्या होता है? लाल। मेथिल ऑरेंज मेथिल किस तरह होता है? यानी ऑरेंज जो होता है लाल लाल होता है, इसलिए लाल लाल हो जाएगा अम्लीय विलयन में। और क्षारीय विलयन का pH मान है, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक होता है, तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 2020 में आया है, 2011 में आया है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ABC तथा D विलयन के pH मान क्रमशः ए का क्या है 11, बी का 9.5, सी का 3.5 और डी का 6.5। इसमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन है। आपको क्षारीय बताना है, जिसका जो क्षारीय होगा
जिसका पीएच मान अधिक होगा, जिसका पीएच मान अधिक होगा वह इधर जाएगा, यानी 7 से 14 के बीच रहेगा, यानी जितना ही अधिक होगा। 11 है तो हमारे 7 और 14 के बीच मान लीजिए यहाँ पर है, तो क्या होगा, क्षारीय होगा। और 9.5 है तो यह भी क्या हो, क्षारीय होगा। 3.5 अम्लीय होगा, 6.5 ये भी अम्लीय होगा। तो इसमें बड़ा सर्वाधिक क्षारीय, तो सर्वाधिक क्षारीय कौन है, ए है, तो हमारा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका सी नंबर जो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा, लेकिन ए माना जाएगा। धवन सोडा का प्राकृतिक होता है, धवन सोडा जो होता है, सोडा जितने भी सोडा हैं सभी क्षारीय होते हैं, तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 2021 में आ सकता था, यानी ये जो बुक है आपकी राजीव क्वेश्चन, वो इतनी सटीक बोलती है कि 2021 में आ सकता था, लेकिन पेपर नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, देखिए 4 है पीएच मान, तो देखिए हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है 1 लगाइए, गुणे लगाइए, और जो 4 है इस पर 10 की पावर लिख दीजिए और पावर के सामने माइनस लगा दीजिए। 1 गुणे 10 की पावर -4, 1 गुणे 10 की पावर -4, ये क्या है, हमारी पीएच मान की जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H+ का मान आपका आ जाएगा। 1 गुणे 10 की पावर 4 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर आपको लगा देना है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा, 1 बिलियन के हाइड्रोक्साइड आयन में, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण OH- का सांद्रण क्या है, 1 गुणे 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 है, मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान, देखिए पीएच मान जो होता है, अब 14 घटा दीजिए, 14 जब घटाएंगे 12 को तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, तो आपको प्लस में 2 लगा देना, माइनस में नहीं जाना है गाइस, केवल प्लस में बोल देना है कि पीएच मान क्या है, 2 हो जाएगा। ये पीओएच मान है, क्या है, पीओएच मान है। क्यों पीओएच मान है, क्योंकि 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, 14 के बीच है, इसलिए क्या है, ये OH हो जाएगा, और 7 से बीच कम रहेगा तो पीएच मान रहेगा। तो पीएच मान में डालने के लिए 14 से घटा दीजिए, क्योंकि 14 कुल है और पीएच मान 12 है, तो हाइड्रोजन सांद्रता क्या है, 12 है, इसलिए घटा देंगे तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो सही होगा आंसर आपका, वो हो जाएगा आपका 2 नंबर, यानी पहला नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए बराबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें बताना है आपको अम्लीय लवण कौन है, क्या बताना है, अम्लीय लवण कौन है। देखिए यहाँ पर लिखा है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण का मतलब होता है वे लवण जिसमें अम्लीय का गुण पाया जाए, नहीं वह अम्लीय हो। अम्लीय कब होगा, जिसमें H+ आयन पाए जाएंगे, H+ आयन किसमें पाए जाएंगे, जिसमें H होगा, देखिए इन्हीं जिसमें हाइड्रोजन होगा, देखते हैं किसमें हाइड्रोजन है, देखिए इसमें NaCl है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, NaHSO4, इसमें देखिए H दिख रहा है आपको, A। सी में देखें तो इसमें भी H नहीं है, इसमें भी H नहीं है, तो हमारा जो B है इसमें H है, इसलिए क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा। अम्लीय लवण मतलब जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता हो, जिसमें क्या पाया जाता हो, हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन है, तो ये आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है, उदासीन विलयन के लिए बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 और 13 में आ चुका है, और ए वाला भी 13 और 20 में आया था, तो इसलिए जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप IMP करके जाइएगा, नहीं एकदम फिक्स करके जाइए, नहीं एकदम समझ कर जाइए इसको। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है, पहले हम आपको समझाते हैं जो पीएच की श्रेणी होती है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए श्रेणी है, तो यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 0 होगा, और यहाँ पर 7 है। आप 7 से इधर आएंगे, यानी कहने का मतलब 7 से 0 की तरफ आएंगे, तो क्या होगा, अम्लीयता गुण बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, अम्लीयता गुण बढ़ेगा, अम्लीयता गुण बढ़ेगा। इधर जब जाएंगे तो क्षारीयता गुण बढ़ेगा, क्षारीयता गुण बढ़ेगा, और जब आप बीज पर रहेंगे तो क्या होगा, उदासीन होगा।
क्या होगा, उदासीन होगा। तो इसमें बताना है उदासीन विलयन के लिए। उदासीन कहाँ पर होगा, 7 पर होगा। कहाँ पर होगा, 7 पर होगा। 0 पर एकदम अम्लीय होगा, 14 पर एकदम क्षारीय होगा। और इसके बीच आएंगे तो आप क्या होगा, इसके बीच आएंगे तो आपका इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो आपका क्षारीयता बढ़ेगा। तो आपका इतने पर ही होगा, यानी 7 पर ही होगा आपका उदासीन विलयन। तो ऑप्शन में पढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखें तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी H+ आयन का बता रहा है। सांद्रण 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 है मोल प्रति लीटर होता है। तो इसका जब pH निकालेंगे तो pH बराबर 7 ही आ जाएगा। pH बराबर क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो 7 किसका था, उदासीन था। तो ये सही है हमारा, हमको बताना है असत्य है, तो ये सही है। और बी का देखें तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन का दे रहा है। OH- आयन का देखें तो दे रहा है 10⁻7, 10⁻⁷। इसका भी pH मान 7 आ जाएगा। तो 7 आ रहा है, यानी 7 पर ही उदासीन विलयन के लिए ये भी सही है। सी देखें तो pH 0 पर क्या होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है। तो ये क्या गलत है। और 7 पर होता ही है, तो ये सही है। देखिए इसमें गलत क्या है, आप समझ गए होंगे कि गलत क्या है। ये देखिए, ये जो A, B और D जो है सही है, लेकिन जो C है pH मान 0, ये वाला गलत है। हमको गलत बताना है, तो इसका उत्तर जो होगा C एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आ नहीं सकता है, लेकिन मैंने आपके जानकारी के लिए रख दिया हूँ। एक विलयन का pH मान 5 है। कोई विलयन है उसका pH मान कितना है, 5 है। यह विलयन है, आपको बताना है विलयन कैसा है। तो अभी मैंने बताया कि विलयन कोई भी pH मान है, यदि उसका 0 से लेकर 7 तक है तो क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 पर है तो उदासीन होगा। और 7 से लेकर 14 तक है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो 5 है तो 5 0 और 7 के बीच होगा, मान लीजिए यहाँ पर है तो क्या होगा, ये अम्लीय होगा। तो ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखें तो शुद्ध जल का pH मान बताना है हमको। शुद्ध जल का pH मान, तो शुद्ध जल का pH मान देखिए कितनी बार आया है। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है। गाइस आपके 2022 में भी आ सकता है, 2022 में भी आ सकता है। तो शुद्ध जल का pH मान जो होता है 7 होता है। और आप ऐसे जल का बात करेंगे तो 7 से कम होता है गाइस, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एकदम शुद्ध जल जो फिल्टर होते हैं, जो अशुद्ध जल होते हैं, उनका pH मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन देखें तो pH के लिए कौन सा कथन असत्य है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, pH के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो हम ऑप्शन पहले समझते हैं कि pH हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मापदंड है। हाँ मापदंड है भाई। अम्लीय विलयन की pH 7 से कम होती है। अम्लीय विलयन की pH 7 से कम होती है, हाँ सही है। pH स्केल में 0 से 14 तक pH मापी जाती है, हाँ सही है। क्षारीय विलयन की pH 0 से 14 तक होती है, नहीं भाई 0 से 14 नहीं होती है, ये तो pH का मान बता रहा है। इसका मान होता है 7 से 14 तक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों सही हैं, लेकिन इसमें पूछा असत्य, तो असत्य ए वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी एकदम राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध जल का आयनिक उत्पादक क्या है। अशुद्ध जल का आयनिक उत्पादक है सी नंबर, क्या 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर। अगर हम अशुद्ध जल का pH मान आपसे पूछें तो pH मान जो होता है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है गाइस। लेकिन आयनिक उत्पादक याद करके जाइएगा गाइस, ये आपके 2022 में आ सकता है, 2022 में आ सकता है, इसलिए इसको याद करके जाइएगा। तो pH मान इसका जो होगा, pH मान आ जाएगा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। जो हमने अभी बताया कि अशुद्ध जल का pH मान जो होता है या हाइड्रोजन की सांद्रता जो बताएं तो वह होता है 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें जो कि 2022 में आया हुआ है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है, जलीय विलयन का pH मान होता है। देखिए H2SO4 जो होता है
क्या होता है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है। तो अम्ल का जो pH मान होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो जो आपका बी नंबर होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 से कम होता है। H2SO4 क्या है, अम्ल है, जो कि प्रबल अम्ल है। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि इसका pH मान कितना हो जाएगा, 7 से कम। अगला क्वेश्चन देखें तो एक घोल का pH मान 4 है, तो घोल होगा, जब 4 होगा यानी 7 से कम है तो अम्लीय होगा। तो सी नंबर जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन में, किस विलयन में, क्षारीय विलयन में फिनाल्फेथिलीन, फिनाल, इसको पढ़ लीजिएगा, इस फिनाल लैफेथिलीन, इसको मैं भी नहीं पढ़ पा रहा था। फिनाल लैफेथिलीन का यह सूचक एक प्रकार का सूचक होता है। सूचक क्या होते हैं जानते हैं, सूचक वे रंजक होते हैं जिनका या जो अम्लीय या क्षारीय का पता लगाते हैं, अम्लीय या क्षारीय का पता लगाते हैं। तो जो फिनाल्फेथिलीन एक मिश्रित सूचक होता है, इसका क्षारीय विलयन में जो होता है इसका रंग जो होता है लाल होता है, और अम्लीय में रंगहीन होता है। तो क्षारीय में क्या होगा, लाल होगा, क्षारीय में लाल होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और हमको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अम्लीय विलयन का pH मान है, अम्लीय विलयन का जो pH मान 7 से कम होता है। तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। फिर आ गया एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, जो कि 2022 में पूछा, 2020 में पूछा गया, लेकिन 2022 में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है, हमको धातु बताना है। आप 5वें चैप्टर में पढ़े हैं, 5वें चैप्टर में पढ़े हैं आवर्त सारणी। तो जो आपका ए वाला है यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 13वां, 14वां, 15वां, जो है आपका 18वां, यहाँ तक आता है। तो इधर से लेकर यहाँ तक जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी तत्व हैं, सभी क्या हैं, धातु हैं, ये धात्विक हैं। और ए वाले जो होते हैं, ए वाले हमारे जो होते हैं, ए हमारे होते हैं अधातु। और जो आपको बीच में डी ब्लॉक तत्व दिख रहा है वो होते हैं हमारे धातु, यानी जो तो आपका तत्व जो धात्विक होगा वह लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आवर्त सारणी आप पढ़ें चैप्टर 5 में कि जो वर्ग 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक सभी धातु रखे हैं, उसमें सभी धातु हैं। और 13 से लेकर 18 तक सभी क्या हैं, अधातु हैं, उसमें उपधातु भी शामिल हैं। तो 1 से 12 तक सभी धातु हैं। तो जो पी है वह आपके पी ब्लॉक तत्व में जाता है, और जो एच हीलियम है वह 18वें में जाता है, सल्फर जो है वह 16वें में जाता है। किस में जाता है, 16वें में। तो जो लिथियम है पहले ही में जाता है, पहले में कौन कौन रखे गए हैं, देखिए पहले में जो रखे गए हैं वह रखे गए हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी हमारे पहले में रखे गए हैं। तो पहला क्या है, धातु है, तो लिथियम जो हमारा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर लिथियम जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर धात्विक में। अगला है हमारा मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा मिश्र धातु बताना है कि जो मुद्रा वाली मिश्र धातु है वह कौन सी है। तो मुद्रा वाली जो मिश्र धातु होती है उसमें 3 प्रकार के बोले तो तत्व पाए जाते हैं। तत्व कौन कौन से हैं, कापर है एक है एसेंट जिसे बोलते हैं स्टाइनस, या आप इसे बोलते हैं टिन, क्या बोलते हैं, स्टाइनस। अगला है फास्फोरस। तो देखिए जो मुद्रा धातु होती है, सिक्के वाली धातु होती है, उसमें कापर जो होता है 95% होता है। कितने परसेंट, 95%। और जो टिन या स्टेनस होता है वह 4% होता है। और जो फास्फोरस होता है वह 1%, सिर्फ 1% होता है। कितने परसेंट, 1%। तो इसमें ऑप्शन देखिए पहला ही मिल जाएगा, कापर 95%, स्टेनस 4% और फास्फोरस 1%। तो जो मुद्रा धातु है
कौन सी धातु है मुद्रा में से धातु, तो आपका पहला नंबर एकदम राइट हो जाएगा। लाल दवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लाल दवा का अणुसूत्र, लाल दवा को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है गाइस? KMnO4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैट में मुख्यतः होता है। आपको बताना मैट में मुख्यतः क्या होता है, मैट में क्या होता है। तो मैट में जो होता है सी नंबर राइट, इसका आंसर हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट और FeS, ये तीनों होते हैं, ये दो होते हैं, कॉपर सल्फेट और FeS होता है, लोहा सल्फाइड होता है। ये सभी क्या होते हैं? मैट में मुख्यतः होते हैं। फफोलेदार कॉपर है। फफोलेदार कॉपर को क्या होती है? जिसमें शुद्ध कॉपर नहीं होता है, अर्थात अशुद्ध कॉपर होता है। तो जो डी नंबर है उसमें ही अशुद्ध कॉपर मिल रहा है आपको, जो कि 2% होता है। तो आपका डी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र बताना है। जो क्रायोलाइट का सूत्र होता है इसको एकदम याद रखिएगा गाइस, इसको याद रखिएगा। इसका जो सूत्र होता है Na, क्या होता है गाइस? एकदम ध्यान दीजिएगा। Na3Al F6। क्या होता है? Na3Al F6। इसमें जो ऑप्शन मिल जाएगा आपका बी नंबर, Na3Al F6। इसका जो क्रायोलाइट है इसका सूत्र हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन स्थापित नहीं करती है? कौन नहीं करेगी? जो हमारी सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होंगी, अर्थात हाइड्रोजन से नीचे होंगी, वही नहीं करेंगी। तो लोहा तो ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, कॉपर नीचे है और मैग्नीशियम भी ऊपर है। तो हमारा जो कॉपर होगा वही क्या है? गलत हो जाएगा, नहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन इसमें का नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका सही हो जाएगा आंसर। तो अगला जो क्वेश्चन है पीतल है। पीतल एक प्रकार का क्या है गाइस? पीतल जो है हमारा मिश्र धातु है। किसके मिलता है? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। आप इसका प्रतिशत बताएंगे कितना प्रतिशत मिलकर बना होता है। तो ये मिश्र धातु है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया कहते हैं। जो कॉपर पायराइट होता है उसको हम वायु में गर्म करेंगे और सल्फर जो उसमें होती है उसको दूर करेंगे। तो उसको दूर करने की जो क्रिया होती है भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? भर्जन। भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, और ये तीनों जो हैं इसको आप एकदम तैयार करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएगा। जो बी नंबर है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, भर्जन। क्या है? भर्जन। अगला है मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु कौन सी होती है? मुद्रा धातु होती है सिल्वर। क्या होती है? सिल्वर। जो आपकी बी नंबर है इस सही हो जाएगा, Ag। एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी क्या है जानते हैं गाइस? ये सभी हमारे उपधातु है। क्या है? उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। तो उपधातु यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। अगला क्वेश्चन है अमालगम।
अमालगम क्या होते हैं? ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमालगम क्या होते हैं या अमालगम होते हैं? 4 आपको ऑप्शन दिया है, इसमें जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा मिश्र धातु। क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। निम्न में कौन सी, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? ठंडे जल से कौन सी धातु है जो कि हाइड्रोजन निकाल देगी? तो सबसे सक्रिय धातु जो होगी, सबसे सक्रिय धातु वह आपको निकाल देगी। तो सबसे सक्रिय धातु वो आपके पहले ही में मिल जाएंगे, पहले ही ग्रुप में। पहले ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसमें जो अत्यधिक क्रियाशील है वह है पोटेशियम, सोडियम। पोटेशियम सोडियम को लीजिए, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। पोटेशियम दिया है ना गाइस, तो पोटेशियम आपको लगा दीजिए। ठंडे जल से भी हाइड्रोजन गैस निकाल देती है, हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। अगला क्वेश्चन देखें, तो फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा होती है? जो फफोलेदार होते हैं कार्बन, जो फफोलेदार तांबे होते हैं उनमें कॉपर की मात्रा जो होती है वह होती है 98%। कितने प्रतिशत? 98%। तो ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो ताम्र ग्लास होता है वह कॉपर और सल्फर से मिलकर बना होता है। कॉपर और सल्फर, तो कॉपर सल्फर जिसमें है वही हो जाएगा राइट आंसर। तो कॉपर सल्फर ये है, इसका जो राइट आंसर यही हो जाएगा। ताम्र ग्लास कॉपर सल्फर से मिलकर बना होता है, इसलिए Cu2S हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? तो पहला है NaCl प्लस कॉपर धातु। ये कॉपर धातु Na से जो है कम क्रियाशील होती है, इसलिए सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाएगी, इसलिए यह अपक्रिया नहीं हो पाएगी। दूसरा अगर हम देखें ऑप्शन, तो MgCl2 प्लस एल्युमिनियम। इसमें भी एल्युमिनियम जो है Mg से कम क्रियाशील है, इसलिए यह Mg को विस्थापित नहीं कर पाएगी, इसलिए यह भी अपक्रिया नहीं हो पाएगी। अगला ऑप्शन दिया है FeSO4 प्लस सिल्वर धातु Ag। ये भी सिल्वर धातु जो है Fe को नहीं विस्थापित कर पाएगी, क्योंकि यह कम क्रियाशील है, Fe ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए यह भी अपक्रिया नहीं हो पाएगी। अगला ऑप्शन हमारा है कि AgNO3 प्लस कॉपर धातु। जो कॉपर है अधिक क्रियाशील है, इसलिए यह इसको विस्थापित कर देगी। तो हमारा बन जाएगा CuNO3 प्लस Ag। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधियां उपयुक्त है? तो इसमें ग्रीस लगाकर भी बचाई जा सकती है, पेंट लगाकर भी, और जिंक की परत भी चढ़ाकर, और ये सभी, इन तीनों इसमें राइट हो जाएंगे गाइस, तीनों भी राइट हो जाएंगे। और आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि संक्षारण के उपाय लिखिए, संक्षारण को बचाने के उपाय। तो इन तीनों को भी लिख सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तो आपका वो भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, तांबे का अयस्क है। जो तांबे का अयस्क होता है उसमें कॉपर और सल्फर होता है, कॉपर और सल्फर होता है। तो कॉपर और सल्फर बी वाले में है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, Cu2S। अगला क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइट का सूत्र है। कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट में क्या होता है? कॉपर होता है, लोहा होता है और सल्फर होता है। तो CuFe और सल्फर के अणु 2 होते हैं, ये CuFeS2 पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपका। अगला है, कॉपर के प्रगलन में बेसेमर प्रवर्तक का स्तर होता है। बेसेमर का परिवर्तक का जो स्तर होता है वह होता है चूना का। किसका होता है गाइस? चूना का। सिलिका का नहीं होता है, लोहे का भी नहीं होता, कॉपर का भी नहीं होता, किसका होता है? चूना का होता है।
अगला है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में नियान तो होता है, जिंक भी होता है और कॉपर भी होता है। कौन नहीं होता? Hg यानी सिल्वर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले भी मिल चुका है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, जो कि पहले भी इस वीडियो में मिल चुका होगा आपको। ये 2012 में आ चुका है, 13 में आ चुका है, 17 में आ चुका है और 19 में आ चुका है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है अम्लीय होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अपक्रिया करती है। जल से अपक्रिया कौन सी करती है? जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो कॉपर सबसे नीचे ही है, लोहा भी हाइड्रोजन से ऊपर है, जस्ता भी ऊपर ही है, लेकिन जो हमारा सोडियम होता है सबसे ऊपर होता है, सोडियम पोटेशियम। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोडियम। अगला क्वेश्चन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। क्या होता है? एकल बंध होता है। और कार्बन की बात करें, ऐसे कार्बन के पास 4 होते हैं, तो हाइड्रोजन 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 जो CH4 बनता है, इसकी जो संरचना होती है चतुष्फलकी होता है। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन चतुष्फलकी भी हो सकते हैं, एकल बंध वाले भी हो सकते हैं, एकल बंध वाले भी हो सकते हैं, चतुष्फलकी हो सकते हैं। और उनके बीच का जो कोण होता है, जिसमें मान लीजिए कार्बन है, ए बना ए बना ए बना ए बना, जिनके बीच का कोण होता है इसे बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। तो 28 मिनट आप जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो इसी प्रकार 28 मिनट है। तो इसमें ए सही है, बी सही है और सी, ये तीनों सही होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। लेकिन बोला कौन नहीं होता, तो ए, डी नंबर आपका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है एसिटाल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। इसका नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन अणु में पाया जाता है। क्लोरीन अणु में जो है एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। क्लोरीन अणु में एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, तभी Cl2 आपका बनता है। तो एक सहसंयोजी आबंध मिल जाएगा। नाइट्रोजन अणु में पाया जाता है। जो नाइट्रोजन होता है 3 बंध द्वारा नाइट्रोजन से बंधा होता है, तो त्रिसंयोजी बंध पाया जाता है। सहसंयोजी यौगिक के विषय में कौन सा कथन सत्य बताना। जो कथन सत्य है, ये विद्युत के अच्छे चालक हैं, ये जल में विलेय हैं, इनके अणु निश्चित आकृति वाले होते हैं, इनके गलनांक कुछ होते हैं। तो इनके गलनांक तो निम्न ही होते हैं। तो आपको बताना सत्य का है, तो सत्य का तो ये है नहीं, क्योंकि इसके गलनांक जो होते हैं निम्न होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, ऐसे हम दर्शा रहे हैं। और इनके अणु निश्चित आकृति वाले, हाँ ये सही है। और ये जल में विलेय हैं, जल में विलेय नहीं होते हैं, अविलेय होते हैं। कुछ 12 होते हैं जो कि विलेय होते हैं। ये भी क्या है? गलत। ये भी गलत है। ये विद्युत के अच्छे चालक हैं? नहीं, ये भी चालक नहीं, 1-2 हैं जो कि चालक हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सत्य बताना था तो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है हाइड्रोजन साझेदारी द्वारा स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। जो हाइड्रोजन का क्रमांक होता है 1 होता है। इसे अपने बाह्यतम कक्षों में इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डी आपका, सी आपका सही हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? सी गलत सही हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें पूछा है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं? 2। कितने? 2। तो इसका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा गाइस। डी ऑप्शन जो है एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा पूरे करता है। कितने पूरे करता है? 2। इसका 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। जो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है, प्रोप किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा 3 हो, कार्बन की मात्रा 3 को प्रोप बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं 1 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, 2 है। तो किसमें 3 है? बी वाले में। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है। देखिए प्रोपे मतलब कार्बन की मात्रा 3 और नॉल मतलब OH।
देखते हैं कार्बन की मात्रा किसमें 3 है और OH लगा है। तो देखिए कार्बन की मात्रा इसमें 3 है, OH भी लगा है। कार्बन की मात्रा 2 है, तो ये आपका जो ये वाला जो मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी बोलेंगे नहीं सही है, ये वाला क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 3 है, OH है, 3 है, OH है। तो इन तीनों में देखते हैं कौन है। अगर हम प्रोपेनॉल की बात करें तो प्रोपेनॉल का जो सूत्र होता है उसका सूत्र होता है CnH2n+1OH। तो इसमें देखते हैं सूत्र में कौन बैठ रहा है, यानी जो यहाँ n है वो कार्बन की मात्रा है, तो इसमें 3 है, क्या है 3 है, तो 3 को दुगुना कर दें, निच्छा हो जाएगा, 1 जोड़ दें 7, यानी कार्बन की मात्रा 3 हो, हाइड्रोजन की मात्रा 7 हो और OH लगा हो। देखते हैं किस में है, तो इसमें 5 है, 1 गलत हो जाएगा, इसमें 6, इसमें भी गलत हो जाएगा, तो आपका डी नंबर जो है एकदम राइट हो जाएगा, डी नंबर जो है आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनिक यानी CO और ऐसा लगा समूह उपस्थित है। देखते हैं किसमें उपस्थित है, देखते हैं, देखिए जो एक कीटोनिक समूह है इसे बीच में होना चाहिए, किसमें, बीच में। तो देखते हैं इधर देखिए 2 हाइड्रोजन को जुड़ना चाहिए, कीटोनिक जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा 2 होनी चाहिए अधिकतम, तो इसमें 2 है लेकिन 2 जुड़नी चाहिए, तो 2 देखिए कहाँ जुड़ा है, ये देखिए CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, ये आपका राइट हो जाएगी एकदम, ये कीटोनिक समूह है डी, एकदम राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक जो होते हैं वो कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध और कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध वाले होते हैं। तो एथेन तो पहला है, एल्केन का है, ये भी एल्केन का है, एथिलीन और एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल CH3 होता है, एथेन और मेथेन ये सभी क्या है, संतृप्त हैं, क्या है, संतृप्त है, लेकिन जो ये वाला है एथिलीन ये नहीं है, एथिलीन जो है नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन। मार्स गैस मुख्यतः होता है, मार्स गैस जो होता है कार्बन की ये मीथेन होता है, क्या होता है, मीथेन, मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस, तो इसका डी आपका राइट आंसर। अगला एल्केन का समान सूत्र होता है, एल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, देखिए CnH2n+2 होता है, एल्केन का है। हमारा अगला क्वेश्चन है एल्कीन का समान सूत्र, एल्कीन का समान सूत्र होता है CnH2n। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में लास्ट में नल जुड़ा रहता है, क्या, नल, देखते हैं किसमें नॉल है, इसमें नल है, इसमें नॉल है, इसमें एन है, तो नल किसमें जुड़ा है, मेथानल में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेथानल। अगला है एल्काइन का समान सूत्र, एल्काइन का होता है CnH2n-2, CnH2n-2, जिसका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का जो है मीथेन है एकदम अवयव। अगला है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया गया था, तो उसको प्राप्त किया गया था यूरिया को, किसको, यूरिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया गया था, तो यूरिया को प्राप्त किया गया था। अगला निम्न में कौन सा यौगिक ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है, किस जल को, ब्रोमीन जल को, ब्रोमीन जल को जो रंगहीन करता है उसे बोलते हैं हम C3H4, क्या होते हैं, C3H4। तो ऑप्शन देखते हैं C3H4, ये वाला मिल गया बी नंबर, C3H4 ब्रोमीन जल को ये रंगहीन कर देता है, यदि उसके यौगिक में पहुंच जाए तो ब्रोमीन जल को ये रंगहीन कर देता है, यानी उसमें का रंग जो होता है उड़ा देता है। एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम है, एथिल अल्कोहल का जो नाम होता है एथेनॉल होता है, नॉल लास्ट में नॉल जुड़ेगा, तो एथेनॉल सी में है, तो आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अपक्रिया कहते हैं, एथीन है आपका,
इसकी ब्रोमाइड से अपक्रिया होती है तो इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? इस अपक्रिया को बोलते हैं योगात्मक। क्या बोलते हैं? योगात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, योगात्मक। अगला क्वेश्चन है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन में क्या होता है? कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और यहाँ पर दो ऐसे निकला रहता है, दो अभी बचा है, दो लगा है, तो सी नंबर में ऐसा मिल रहा है नोन में ब्यूटेनोन। और ओइक एसिड में यहाँ क्या है? मेथेनोइक। तो ओइक जब लिखा रहा है ओइक तो उसमें लगा है COOH, उसके लास्ट में लगा रहता है। देखते हैं किसमें किसमें है। COOH इसमें है और COOH इसमें है। तो आपका देखिए ये दो ऑप्शन में मिल रहा है, लेकिन जो इसमें है COOH ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ऐसे बनाएंगे इसको, डबल बॉन्ड ए ले लिया, एक ए ले लिया, एक ए ले लिया और एक अभी H बच रहा है तो ये ऐसे ले लेगा H ऐसे, तो क्या है? एल्डिहाइड में चला जाता है। तो आपका ये बी जो है एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे लास्ट में COOH है और एक कार्बन है। क्योंकि जो ओइक एसिड होता है वह कार्बन की मात्रा 2 लेकर चलता है। एल्कोहल में क्रियात्मक समूह, एल्कोहल जो होता है उसमें OH होता है, हाल में OH। एल्कोहल निम्न के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जो एल्कोहल होता है वह हाइड्रोजन गैस किसके साथ उत्पन्न करता है? वह अधिक क्रियाशील के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो इसमें अधिक क्रियाशील कौन है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। अगला कार्बनिक अम्लों में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। कार्बनिक अम्लों में जो क्रियात्मक समूह होता है वह होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड का जो क्रियात्मक समूह होता है COOH होता है। तो इसमें जो सी आंसर है, सी ऑप्शन में राइट हो जाएगा एकदम। अगला एथेनॉल को एसिटिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। एथेनॉल यानी C2H5OH, इसको किस में गर्म किया जाता है? एसिटिक अम्ल के साथ CH3COOH के साथ गर्म किया जाता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो मान लीजिए यहाँ पर H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो उत्पाद होता है, जो उत्पाद होता है एसीटेट होता है। क्या होता है? एसीटेट होता है। क्या होता है? एसीटेट होता है। तो एसीटेट इसमें ऑप्शन 2 में मिल रहे हैं एसीटेट। और कौन एसीटेट होता है? अधिक वाला, यानी मिथाइल कौन होगा? जिसमें कार्बन की मात्रा 1 होगी, और इथाइल कौन होगा? कार्बन की मात्रा 2 वाले। तो कार्बन की मात्रा 2 वाला इथाइल एसीटेट प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को बोलते हैं एसिटीकरण अपक्रिया। जिसमें एसीटेट प्राप्त होता है उस करण को अपक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण अपक्रिया। इसमें का जो सी ऑप्शन होगा एकदम राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा कथन असत्य है? हमको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें अपमार्जक प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित है, साबुन प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित है, अपमार्जक कठोर जल में प्रभावशाली होता है और साबुन कठोर जल में प्रभावशाली नहीं है। तो इसमें के जो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं एकदम राइट है, और साबुन प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित है। तो ए जो है सही है, लेकिन जो आपका ए जो है अपमार्जक प्रदूषण की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। ये सुरक्षित नहीं होता है, सुरक्षित है लेकिन सुरक्षित नहीं होता है। तो ये आपका ये गलत हो जाएगा। आपको गलत छाड़ना था, तो ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है साबुन है। साबुन जो होता है सोडियम के लवण होते हैं। तो देखते हैं हमारा सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण है। देखिए सोडियम लवण सब में ही मिल रहा है, लेकिन जो किसके सोडियम लवण होते हैं? जिसमें वसी अम्ल हो। क्या हो? वसी अम्ल हो, फैटी एसिड हो। तो देखते हैं वसी अम्ल किसमें है। तो वसी अम्ल इसमें सल्फोनिक अम्ल है, इसमें वसी अम्ल है। तो बी नंबर जो है राइट ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 17 से 18 कार्बन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या 16-17, तो ये भी राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका। अगला है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह होता है। प्रोपेनॉल का जो क्रियात्मक समूह होता है CHO होता है। क्या होता है? CHO।
जब नाल दिख जाए तो उसमें CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है। और कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है? तो जो अम्लीय होगा वो अम्लीय होगा, यानी ओइक एसिड वाले जो होते हैं, ओइक एसिड वाले जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो अम्लीय कौन होगा? C नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ओइक एसिड है। तो आपका जो ए वाला है, ये वाला क्वेश्चन, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा C, एकदम राइट है गाइस, एकदम याद लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है BE का विकर्ण संबंध है। जो BE होता है आपका, वो इसको मैं एकदम ध्यान से समझाता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर है वह एल्युमिनियम होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। आप पिक में देख रहे होंगे कि जो BE है यहाँ पर, ए एल्युमिनियम से तिरछा मिल रहा है। एल्युमिनियम से क्या मिल रहा है? तिरछा मिल रहा है। इसलिए जब विकर्ण होता है तिरछा होता है, इसलिए एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम से तिरछा मिल रहा है, तो एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि द्वितीय आवर्त में जो है तत्वों की संख्या होती है 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा, बी नंबर। ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रकट करते हैं। वे तत्व जो परिवर्तित संयोजकता प्रकट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। क्षार धातुएं हैं, तो क्षार धातुएं कौन कौन से हैं समझिएगा। ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। जो पहले ग्रुप वाले तत्व हैं ये क्षार धातु में आते हैं, और जो द्वितीय वाले होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु में आते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये कभी किस में आते हैं? ये सभी हमारे क्षारीय मृदा धातु में, और ये हमारे क्षार। तो क्षार धातु में अगर ऑप्शन देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्षारीय मृदा धातु के, लेकिन क्षार धातु के नहीं, तो गलत हो जाएगा। अगला देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो आपका C नंबर है, बी नंबर गाइस, बी नंबर ऑप्शन जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 में भी आया गाइस, इसलिए इसको समझ लीजिए। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये 13वें ग्रुप का है, ये गलत है। P ब्लॉक के तत्व हैं कॉपर, Ag और Au, ये तो D ब्लॉक के हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ये बी नंबर, क्योंकि ये वर्ग A के तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस तत्व की विद्युत धनात्मक सबसे अधिक है? विद्युत धनात्मकता जो होती है सबसे अधिक होती है पहले ग्रुप वाले की। किसकी? पहले ग्रुप वाले की। जो पहले ग्रुप में आते हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम की जो होती है सोडियम से भी अधिक होती है। विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है वर्ग ए के तत्वों के लिए, यानी वर्ग पहले वाले तत्वों के लिए सबसे अधिक होती है। लेकिन जो होता है सोडियम भी आता है और पोटेशियम भी आता है, लेकिन पोटेशियम की जो होती है सबसे अधिक होती है। तो लिख लीजिए पोटेशियम की सबसे अधिक होती है विद्युत धनात्मकता। और विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, ऋणात्मकता यहाँ पर धनात्मकता है, ऋणात्मकता की बात करें तो फ्लोरीन होता है, लेकिन धनात्मकता पोटेशियम होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सर्वाधिक हाइड्रोजन संयोजकता होती है समूह के तत्वों की। हाइड्रोजन संयोजकता बताना है सबसे अधिक किसकी होती है। तो जो चौथे ग्रुप में होते हैं, चौथे समूह के जो तत्व होते हैं उनकी सबसे अधिक होती है हाइड्रोजन संयोजकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? C, चौथे। अगला आवर्त सारणी, अगला है आवर्त सारणी में एक समूह से ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में क्या नहीं बढ़ता। देखिए क्या बढ़ता है उसको समझिए। उसके तो जो है परमाणु त्रिज्या तो पहली बढ़ेगी, उसकी संयोजकता नहीं बढ़ेगी, संयोजकता समान रहेगी। दूसरी बात, और ये तो समान रहती है, इसमें कोई बराबर रहती है, और परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, और एक तत्व के कोशों की संख्या बढ़ती है, धातु का लक्षण ए भी बढ़ता है। तो ऐसे लगा लेते हैं चिन्ह ऐसे बढ़ने का।
तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ता है, ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है। कौन नहीं बढ़ता? ये बराबर रहता है संयोजकता, क्योंकि एक तत्व के सभी तत्वों की संयोजकता समान रहती है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है हमारा आवर्त सारणी में आवर्त के बाईं तरफ से दाईं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक जो होता है बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। कि जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर हीलियम आएगा, यहाँ पर आखिरी वाले तत्व की है, आखिरी वाले आवर्त की है, फिर लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरान आएगा, बोरान यहाँ शुरू होगा, फिर कार्बन आएगा। तो इसी प्रकार जो है इनकी एक था क्रमांक, इसका 2 था, इसका 3 था, इसका 4 था। तो आवर्त यही होता है, ये बायां होता है, दायां होता है। तो बाएं दाएं जाएंगे तो जो इनका परमाणु क्रमांक क्या है? बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सर्वाधिक ऑक्सीजन संयोजकता होती है समूह के तत्वों की, जो ऑक्सीजन संयोजकता होती है वो सबसे अधिक होती है 7वें ग्रुप की। किसकी? 7वें की, VII 7वें की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तत्वों के गुण निर्भर करते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर होते हैं। किसके? परमाणु क्रमांकों के आधार पर। और परमाणु क्रमांक जो होता है, जो क्रमांक होता है हमारा, वह बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या पर, प्रोटॉनों की संख्या पर। और जो प्रोटॉन की संख्या होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या पर। अगला है हमारा क्वेश्चन है कि तत्वों के गुण निर्भर करते हैं, जो तत्वों के गुण होते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। वही क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉनों की संख्या पर। अगला है यूरेनियम है। यूरेनियम क्या होते हैं? यूरेनियम होते हैं संक्रमण धातुएं। कौन होती हैं? संक्रमण धातुएं। कौन से संक्रमण? अंतः संक्रमण। यूरेनियम को यू से व्यक्त करते हैं। इसका जो क्रमांक होता है 92 होता है गाइस। किसका? 92। इसका जो ऑप्शन होगा डी, अंतः संक्रमण धातु हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 18 का तत्व होगा। परमाणु क्रमांक 18 का जो तत्व होता है वह सबसे आखिरी वाले वर्ग में होता है। किस वाले वर्ग में? आखिरी वाले वर्ग में। आखिरी वाला वर्ग होता है 18वां वर्ग। इस वर्ग को और बोलते हैं हम शून्य वर्ग। क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ग शून्य में। किसमें? वर्ग शून्य में। अगला है एक तत्व यम के ऑक्साइड का सूत्र MO है। क्या है? MO है। इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा। तो नाइट्रेट के क्या होगा? देखिए यम ऐसे लिखा हमने, यहाँ पर O लिखा, तो यहाँ पर O की पावर जो होती है -2 होती है। यहाँ पर मान लीजिए +2 है, तभी तो ये कट्टा पीटा यानी MO आया। इसी प्रकार इसी प्रकार नाइट्रेट का जब निकालेंगे, नाइट्रेट जो है NO3 की -NO3 जो नाइट्रेट का होता है वो NO3 माइनस होता है। और यहाँ पर M की कितने थी? 2, तो M +2 लिखेंगे। तो ये जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा ऐसे में, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तो लिखा नहीं जाता, तो MnO3 इसकी सब का होल पावर 2। क्या हो जाएगा? होल पावर 2। तो ऑप्शन में देखिए कौन है? MnO3 की 2। जो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। बी नंबर जो एकदम राइट हो जाएगी, एकदम राइट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी जो ऑक्साइड होता है वह होता है, वे ऑक्साइड होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है। अम्ल और क्षार दोनों की भांति। इसमें जो ऑप्शन होता है हमारा एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। तो जो सी ऑप्शन हो गया एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? द्वितीय समूह का सदस्य कौन होता है? द्वितीय समूह का हम बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं। बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रोंशियम होता है, बेरियम होता है, रेडियम होता है। तो जो हमारा इसमें देखते हैं कौन कौन है। मैग्नीशियम दिया है तो मैग्नीशियम हो जाएगा राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट बी।
अगला है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड, उष्मीय ऑक्साइड। क्या हो रहा है? उष्मीय ऑक्साइड। उष्मीय ऑक्साइड जो होता है वो हमारा होता है फास्फोरस के ऑक्साइड। कौन होते हैं? फास्फोरस के ऑक्साइड। तो फास्फोरस के ऑक्साइड P2O5 है, P2O5 है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और क्षारीय धातु हैं, जो क्षारीय धातु होते हैं उन्हें बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं। जो क्षारीय मृदा धातु हैं उसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, रेडियम। ये हमारे क्षारीय मृदा धातु हैं। तो क्षारीय में बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व यम के कार्बोनेट का सूत्र, यम के जो कार्बोनेट का सूत्र है MCO3 है, यानी M की 2 होती है और यहाँ पर कार्बोनेट CO3 का -2 है। क्यों 2 हो गई? क्योंकि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 है, तभी तो बराबर होगी जब M की यहाँ पर 2 होगी। तो ये मान लीजिए यहाँ पर M की क्या है? 2 है। क्या है? M की +2 है संयोजकता, और CO3 की -2 होती जानते हैं। तो M की 2 लेकर हम मान रहे हैं, M की 2 लेकर हम करेंगे इसका हल। तो बोल रहा क्लोराइड का सूत्र लिखिए। क्लोराइड के ऊपर -1, तो जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा, यानी MCl2 बनेगा, MCl2 बनेगा। ए नंबर जो ऑप्शन है आपका एकदम राइट हो जाएगा, MCl2। अगला विकर्ण संबंध के तत्व हैं। विकर्ण संबंध के जो तत्व होते हैं वह होते हैं तिरछा मिलाते हैं। तो देखिए लिथियम का जो विकर्ण संबंध होता है बेरिलियम से नहीं होता है। लिथियम का जो विकर्ण संबंध है मैग्नीशियम से होता है। देखिए आप चित्र में देखिए, जो लिथियम है उसको तिरछे मिलाइए और एक छोड़ कर मिलाइए, तो मैग्नीशियम मिल रहा है ना। मैग्नीशियम जो मिलेगा इसे बोलते हैं विकर्ण संबंध, ये तिरछे मिले और एक नीचे वाला। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, लिथियम मैग्नीशियम। लिथियम और तथा मैग्नीशियम विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में शून्य समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो शून्य समूह होते हैं उनमें आते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। तो देखिए इसमें कौन कौन है? हीलियम है दिया है और कुछ नहीं है, तो हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में उसमें तत्वों के परमाणु क्रमांकों को लिया गया है और इसका जो नियम होता है तत्वों के परमाणु क्रमांक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती मतलब होता है उसके आने वाले यानी कहीं न कहीं मिल जाएंगे उसके, तो आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका ए नंबर एकदम राइट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम को प्रतिपादन किसने किया था? मोसले नामक वैज्ञानिक। किसने? मोसले ने। सी आपका राइट हो जाएगा। तो हमारा जो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ए भी है, ए और ए ये वाला। तो देखिए गाइस ये हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन था, जो अगर आप गाइस कक्षा 10 में है, किसमें? 10 में है, तो यह चैनल जो है आपके साइंस को और भी विषयों का एकदम संपूर्ण वीडियो लेकर आएगा कि एक ही वीडियो में आप सब कंप्लीट कर ले। देखिए गाइस इस वीडियो में मैंने क्या बताया आपको? इस वीडियो में मैंने बताया है कि एक चैप्टर है और आपकी क्या है, एक चैप्टर है और 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण MCQs कराया गाइस। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।